गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही और नहीं चल रही तो उसको चलाइए, ठीक है ना। यूट्यूब पर आइए हमारे और माई यूट्यूब चैनल पर, है ना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। अब आते हैं, हम चलते हैं कि आपने क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ा था। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। आपने पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो पढ़ लिया था। उनकी डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली थी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी किस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई, या धन किरणें क्या होती हैं, कैनाल किरणें क्या होती हैं, या फिर इन्हें प्रोटॉन की खोज क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक, देखिए क्या किया था इन्होंने, ये भी देख लें। पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद में वर्णन कर देते हैं। एक विद्युत विसर्जन नलिका ले ली थी, इसका नाम है विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है ना। इस पर एक एनोड बनाया था। क्या बनाया? एनोड। और एक छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया, यानी ये है छिद्रित कैथोड। छिद्रयुक्त कैथोड का इन्होंने प्रयोग किया था और इस पर बहुत कम दाब पर प्लस माइनस हाई वोल्टेज, यानी लगभग 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। तो देखते क्या है कि एनोड सिरे से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। एनोड सिरे से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड के छिद्रों को पार करते हुए कांच की दीवार से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। प्रतिदीप्त। और कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। एनोड हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका डायग्राम। अब चलते हैं हम वर्णन करने पर कि गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विद्युत विसर्जन, गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक विद्युत विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया, ठीक है ना। विद्युत विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया और बहुत कम दाब एवं बहुत कम दाब पर उच्च वोल्ट की धारा, यानी लगभग 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। तो एनोड सिरे से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड को पार करते हुए ठीक है ना, कैथोड के पीछे कांच की दीवार से टकराकर कैथोड के पीछे कांच की दीवार से टकराकर
प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है भैया, क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें एनोड से निकलती हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया और विद्युत विसर्जन नलिका में एक छिद्र युक्त कैथोड यानी छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया और बहुत कम दाब पर उच्च वोल्ट की धारा यानी लगभग 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। तो एनोड सिरे से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्र युक्त कैथोड को पार करते हुए कांच की दीवार यानी यहाँ पर टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये किरणें एनोड सिरे से यानी धन सिरे से निकली थी, इसलिए इन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से इन्होंने धन किरणों यानी प्रोटॉन की खोज कर दी। अब धन किरणें क्या होती हैं, इनके गुण क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे चलते हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग हो जाएगी गुण या फिर विशेषताएं किसके? धन किरणों। ठीक है ना? किसके? धन किरणों के गुण या कैनाल किरणों के गुण या फिर प्रोटॉन की विशेषता। ठीक है ना? दो में से कोई भी एक चीज मान सकते हैं। तो इसमें चलते हैं नंबर 1, ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, सीधी रेखाओं में चलती हैं। मतलब ये किरणें अगर ऐसे जा रही हैं अपने मार्ग पर और अगर इनके मार्ग पर कोई अवरोध रख दिया जाए, कोई भी अवरोध रख सकते हैं, तो ये किरणें टकरा कर यहीं पर रुक जाएंगी। ठीक है ना? यहीं पर रुक जाएंगी। से सिद्ध होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर 2, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में ये विक्षेपित हो जाती है। मतलब अगर ये किरणें हमारी इस मार्ग पर, सीधे मार्ग पर जा रही थी, इस पर हम धनावेश ऋणावेश यानी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, तो ये किरणें माइनस सिरे की ओर मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी धनावेशित होती हैं और ये ऋणावेश की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है ना? तो ये अपने मार्ग से हट जाती हैं, इसको कहते हैं विक्षेपित हो जाती है। इसे हम कहेंगे विक्षेपित हो जाती है। चलिए नंबर 3 पर देखते हैं कि नंबर 3 आपका क्या है। नंबर 3 है ये धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। ठीक है ना? धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती हैं। मतलब जैसे कि चांदी का बरक, मैंने आपको पिछले कैथोड किरणों में भी यही बात बताई थी और अभी भी यही बात बता रहा हूँ कि जैसे चांदी का बरक होता है, मिठाई के ऊपर लगता है, ऐसी पतली पन्नी यानी धातु की पतली चादर या पतली परत को ये किरणें पार करके सीधी निकल जाएगी। लेकिन ज़्यादा मोटी चादर हो जाएगी, परत हो जाएगी, तो ये वहीं पर रुक जाती है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये
गैसों को, ये गैसों को आयनित कर देती है, यानी गैसों को उनके आयनों में तोड़ देती है, उनके भागों में बांट देती है। ठीक है ना। अब नंबर 5 पर चलते हैं। तो इनका 5वां गुण क्या होगा? ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, या लिख सकते थे प्रभावित कर देती हैं। ठीक है ना। ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, या लिख सकते हैं प्रभावित कर देती हैं। नंबर 6 की बात करें तो ये धनावेशित होती हैं, ये धनावेशित होती हैं और इन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, कूलम का आवेश होता है। ठीक है ना। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो ये थे आपके धन किरणों के गुण या विशेषताएं। आगे चलते हैं। अब आपका अगला टॉपिक शुरू होता है। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे न्यूट्रॉन की खोज की गई? तो देखिए क्या होता है। सर जेम्स चैडविक, यह हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सर जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना, सर जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम, बोरान आदि हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की और बताया कि इनसे एक उदासीन कण प्राप्त होता है, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। यानी सर जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम, बोरान आदि हल्के तत्वों पर अल्फा कणों का अटैक करवा दिया, बमबारी करवा दी, और उस बमबारी के फलस्वरूप जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस रिजल्ट में इन्हें एक उदासीन कण की प्राप्ति हुई। उदासीन कण से मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन कण की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने अटैक करवाया। तो देखिए 4 बेरिलियम 9, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे हमारा परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा और ऊपर हमारा परमाणु भार लिखा जाएगा। ठीक है ना। ये बेरिलियम परमाणु है, इस पर अल्फा कण, ये अल्फा कण होता है कि बमबारी की, अटैक करवाया। तो ये बन गया 6C12 + 0N1। यही हमारा उदासीन कण या न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। यही हमारा उदासीन कण या न्यूट्रॉन होता है, यानी उदासीन कण प्राप्त हुआ जिस पर 0 आवेश था, इसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से अल्फा न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन के गुण। न्यूट्रॉन के गुण कह सकते हैं या फिर विशेषताएं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है कि नंबर 1 पर लिखेंगे, यह है विद्युत उदासीन कण होता है। विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है ना। क्या होता है भैया? यह विद्युत उदासीन कण होता है, यानी इस पर कोई आवेश
नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर शून्य आवेश होता है, इसलिए इसे विद्युत उदासीन कण कहा जाता है। नंबर 2, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि इस पर शून्य आवेश होता है। तो चाहे आप विद्युत क्षेत्र लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, इससे कोई मतलब नहीं, यह अपने मार्ग पर सीधे कंटिन्यू जाता है। ठीक है ना। नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 है हमारा, क्या है नंबर 3 हमारा कि 1H1 यानी हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों में पाया जाता है। शेष सभी तत्वों में पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दें तो शेष सभी तत्वों में न्यूट्रॉन पाया जाता है। नंबर 4 पर चलते हैं। तो नंबर 4 है, इस पर शून्य आवेश होता है। इस पर शून्य आवेश होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए कहा गया यह उदासीन कण है। नंबर 5 पर है, नंबर 5वां गुण इसका क्या है कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला टॉपिक आपका है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी नाभिक की खोज। ठीक है ना। तो देखिए कि सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन, या ऐसे कह सकते हैं रदरफोर्ड ने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में बताने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। ठीक है ना। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनके अनुसार, ठीक है ना, क्या इन्होंने प्रयोग किया ये देखते हैं। इन्होंने प्रयोग किया, एक स्वर्ण धातु की पत्र ले लिया, स्वर्ण पत्र। ठीक है ना। क्या लिया? स्वर्ण पत्र लिया और इस पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है ना। इस पर अल्फा कणों से बमबारी की, अटैक किया या अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। तो इन्होंने देखा कि आप जैसा देख रहे हैं डायग्राम में, ये अल्फा कण है। क्या है भैया? अल्फा कण है ये। और कुछ इस तरह से हो गए अल्फा कण, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गए, ऐसे ही गए, कुछ इस तरह से निकल गए, और बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आए। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पर कुछ इन्हें पॉजिटिव चार्ज मिला था, जिसका नाम इन्होंने नाभिक दिया। ठीक है। अब देखते क्या है कि इन्होंने जो निष्कर्ष दिए, सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की आंतरिक संरचना में के बारे में बताने के लिए एक अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग किया। इनके अनुसार नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार कर सीधे निकल जाते हैं।
अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार कर सीधे निकल जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 ऊपर और 2 नीचे ऐसे अल्फा कण हैं जो सीधे अपने मार्ग पर चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने पहला पॉइंट दिया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार कर सीधे निकल जाते हैं। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी जिन अल्फा कणों को जिस मार्ग पर जाना चाहिए, सीधे जाना था, वहां पर ना जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से मुड़ जाते हैं, जैसे कि मुड़े हुए दिख रहे हैं। नंबर 3 पर इन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं, जैसा कि ये वाला था। ठीक है ना। इस आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ ये 3 बातें कही जो इनके प्रेक्षण थे। इन तीनों प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो क्या थे निष्कर्ष, आइए देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं साफ कर देता हूं और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझाता हूं कि हेडिंग डाल देंगे निष्कर्ष। क्या डालेंगे हेडिंग, निष्कर्ष। नंबर 1, रदरफोर्ड ने कहा था कि बहुत अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट था अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस चले जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है ना। यानी उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे चले जाते हैं अपने मार्ग पर। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नंबर 2 पर उन्होंने कहा था कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कहीं पर धनावेश, यानी इन्होंने बताया कि जो कुछ अल्फा कण जैसे ये वाले अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कहीं पर धनावेश होता है। ठीक है ना। नंबर 3 पर इन्होंने दिया था कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है। क्या बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक। तो रदरफोर्ड का जो थर्ड प्रयोग था
वो ये था कि कुछ बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटते हैं। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है उसके एक केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। आज के इस पार्ट में वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और केमिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है ना। कोरोना काल में आप अपने घर पर सुरक्षित रहकर फ्री में बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहावत एक कही गई है कि हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके, थैंक यू।